बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने भाषा पाठ पढ़ा होगा, जिसमें आपने जाना होगा कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और यह माध्यम मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। हम अपने मुख से कुछ न कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं और इन्हीं ध्वनियों को हम व्याकरण में वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, च, छ इत्यादि जो है ये लिखित रूप में वर्ण कहलाते हैं। वर्ण की परिभाषा: भाषा की मौखिक या लिखित सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाती हैं। जैसे क, प, म, य, र, ल, व आदि। इसके और हम टुकड़े नहीं कर सकते, अर्थात इससे और छोटा ये नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम वर्णमाला पर। क्रम और व्यवस्थित लिखे वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ये है हिंदी वर्णमाला। हमारे हिंदी भाषा में पहले स्वर आता है और आ ई ई क्रम से, फिर अनुस्वार अंग आता है, फिर विसर्ग आहा आता है, व्यंजन आता है क, ख, ग, घ अंग। इस प्रकार इसका एक व्यवस्थित क्रम बना हुआ है, जिसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। अब इन वर्णों को मिला करके ही हम शब्द बनाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्दों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे नदी शब्द है, इसका हम वर्ण विच्छेद इस प्रकार कर सकते हैं। न, आधा न। आधा न बनाने के लिए हम हलंत लगाते हैं, इसे आधा वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। फिर आगे धन अ, धन द, धन ई, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों को मिला करके नदी शब्द बना हुआ है। इसी प्रकार हम कई और अन्य शब्द बना सकते हैं जितने भी इसमें लिखे हुए हैं। वर्णों के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। पहले हम स्वर पर आते हैं। स्वर की परिभाषा है: जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता न ली जाए और हवा मुंह में बिना रुके बाहर आए, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जब हम इन ध्वनियों को निकालते हैं तो कंठ से सीधे निकल करके बिना किसी अंग के, मुंह में जो अंग होते हैं, जीभ, तालू, दांत इत्यादि, उनसे टकराए बिना ये बाहर निकलता है, उसे हम स्वर कहते हैं। ये कुल 11 होते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पहले देखा है। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये कुल 11 होते हैं। अब इन स्वरों के भी 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर ये 4 होते हैं: अ, ई, उ, री। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। ये 7 होते हैं: आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ। तीसरा प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है इसके उच्चारण में। जैसे ओ, बिटिया। इस प्रकार से हम 3 गुना समय इसको बोलने में लेते हैं। स्वरों की कुल 10 मात्राएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्वर 11 होते हैं, लेकिन मात्राएं 10 होती हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वरों के एक निश्चित चिन्ह हैं। जैसे आ का चिन्ह ये है, ये मात्रा है। जैसे बड़ी ई है, इसकी मात्रा इस प्रकार है आदि। इसी प्रकार अन्य स्वरों की भी मात्राएं निश्चित हैं। अब हम व्यंजन पे आते हैं। जिन वर्णों का
उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है और हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर अर्थात जीभ से दांत, तालू इत्यादि से टकराकर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु कंठ से मूर्धा दांत या ओठों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। ये 25 होते हैं। क से लेकर म तक। क जैसे इधर देखिए आप, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, म तक होते हैं। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये हमारे कहीं न कहीं मुख के अवयवों से, अंगों से टकराते हैं। क कंठ से निकलता है, ख जीभ के पिछला हिस्सा और कंठ का हिस्सा, इसी तरीके से च में दांत और जीभ दोनों छुए जा रहे हैं। इसको आप अभ्यास करके देखिएगा। छ जिसमें कि दांत और जीभ का वायु से टकराव हो रहा है। इस प्रकार ये सारे वर्ण हमारे मुख के अंगों को कहीं न कहीं स्पर्श करते रहते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन इनका उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य होता है। ये 4 हैं, य, र, ल, व। ना तो ये पूरी तरीके से व्यंजन होते हैं और ना ही ये स्वर होते हैं। इनका उच्चारण इन दोनों के बीच का होता है। ई और अ को मिलाकर के य बनता है। आप देख लेंगे अभ्यास से कि इसी प्रकार से ये सब हैं। र भी री से और मिल करके र बना हुआ है। इस प्रकार ये बनते हैं। श, ख, स, ह ये ऊष्म व्यंजन हैं। ये ऊष्म व्यंजन हैं। क्यों इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हवा मुख में टकरा करके गर्मी करती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 होते हैं, श, ख, स, ह। आगत ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण। ऐसी ध्वनियाँ जो विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण हिंदी में उन्हें अपना लिया गया है। हमारे देश में कई भाषी रहते हैं। विदेश से भी आए हुए लोग रहने लगे और उनकी भाषाएं जो कि त्यों हमारे हिंदी भाषा में अपना ली गईं। अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, डच, पुर्तगाली आदि भाषाएं हमारी हिंदी भाषा में आई हुई हैं, जिनके साथ उनकी ध्वनियाँ भी हमारी हिंदी भाषा में आ गईं और उन्हें अपनाने के लिए हम लोगों ने इन 2 को नया नाम दिया है, अर्धचंद्राकार और दूसरा नुक्ता। अर्धचंद्राकार जो कि ओ और औ के बीच में हम इसका उच्चारण करते हैं, इसका चिन्ह ये है, जैसे बॉल, डॉक्टर आदि। दूसरा नुक्ता ये बिंदु है इसका चिन्ह, और ये ज़्यादातर अरबी, फ़ारसी या अंग्रेज़ी के भी कई शब्द हैं, जैसे गज़ेटियर। जब नुक्ता लगाते हैं तो हम नीचे बोलते हैं गज़ेटियर, तो वहाँ पे ज़ के नीचे नुक्ता लगाते हैं। और इसी प्रकार उर्दू, फ़ारसी के शब्द हैं राज, यहाँ बिंदु लगाएंगे, इसका मीनिंग है रहस्य। यदि हम राज लिखते हैं, राज, तो ये राजा हो जाता है। यहाँ पे नुक्ता नहीं लगा है तो इसका मीनिंग राजा हो जाएगा और ये राज रहस्य हो जाएगा। इसी प्रकार फन इसकी मीनिंग हुनर हो जाता है, और फन यदि हम ऐसे लिखते हैं तो ये सर्प का फन हो जाता है, सांप का फन हो जाता है। अब ये वाक्य में इनकी विशेष आवश्यकता नहीं होती, यदि हम ना भी लगाएं तो काम चल जाता है, लेकिन यदि शब्द अलग अलग लिखे जाएं तो वहाँ पर यदि इन्हें ना लगाया जाए नुक्ता को, तो अर्थ का भेद उत्पन्न हो जाता है। अर्थ समझ में नहीं आता है कि कौन सा जो है अर्थ है, राज है कि राज है। यदि दोनों को हम राज लिख देंगे, राज को भी राज लिख देंगे तो नहीं समझ में आएगा। तीसरा आते हैं
अयोगवाह, अयोगवाह। वर्णों के भेद में तीसरे नंबर पे हमने बताया था अयोगवाह। अयोगवाह जैसा कि नाम है उसी प्रकार से इसको समझाया जाएगा। अ के योग से अर्थ वहन करने वाला वर्ण, अर्थात ये हमेशा अ इसके साथ लगा रहता है। अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं, किंतु इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से होता है। अयोगवाह दो हैं। पहला अनुस्वार, जिसका चिन्ह जो है शिरोरेखा, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा करके किया जाता है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंग, अंत। यहाँ पर स्वर और व्यंजन के बीच ऊपर इस बिंदु का प्रयोग किया गया है और इसका उच्चारण करते समय वायु जो है वो नाक से निकल रही है। अंग, अंत, अंत। दूसरा विसर्ग, इसका चिन्ह दो बिंदु होता है। इसका प्रयोग वर्ण के आगे होता है, जैसे प्रातः। इसमें त के बाद आ स्वर लगा हुआ है। चूंकि अयोगवाह है, ये अ का योग इसमें हमेशा रहता है। अ के बाद ये दो बिंदु, इसका उच्चारण ह की तरह से होता है। प्रातः, अतः। अ और ह, इसका उच्चारण किसकी तरह होता है? ह की तरह होता है। पुनः, न, अ, ह, पुनः आदि। अनुनासिक, अनुनासिक जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अर्थात इनका उच्चारण करते समय हवा जो है हमारे मुख और नाक दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु है, चंद्रमा के आकार का है और बीच में बिंदु है, इसलिए इसका नाम चंद्र बिंदु है, जिसे वर्णों के ऊपर लगा देते हैं। जैसे आँख, आँख। इसमें देखिए मुख से भी निकल रहा है और नाक से भी ये उच्चारण करते समय ध्वनि निकल रही है। आँख, चांद, चांद आदि। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर ये चार हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हैं। इसको हम यहाँ दे सकते हैं। छ, क है वर्ण और धन श, ये दो वर्णों का मेल है। यहाँ पे त्र, त है आधा वर्ण और पूरा र, त्र। ज है, ज्ञ बनाने के लिए ज और य वर्ण को जोड़ा गया है। श्र में श और र वर्ण को जोड़ा गया है। इस प्रकार इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। अब हम आते हैं द्वित्व व्यंजन पे। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पक्का शब्द हमें लिखना है तो इसमें आधा क और पूरा क, आधा क और पूरा क ये मिलाकर के लिखते हैं। क, आधा क और क, पक्का। आधा न, धन न, अन्न, अन्न। इस प्रकार हम पक्का और अन्न दो समान व्यंजन, क ही है लेकिन एक आधा का है, दूसरा पूरा का है। ये आधा ना है, ये पूरा ना है, ये समान है। क ही है दोनों, ना ही है, इसीलिए इन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इनको जोड़कर बनाया जाता है। र व्यंजन के संयुक्त रूप, इसके प्रयोग में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इसके नियम हैं। पहला, जब र स्वर रहित होता है। स्वर रहित का मतलब उसके साथ स्वर नहीं होता है, र में हलंत लगा हो, इसमें स्वर नहीं है, आधा र, जिसे रेफ भी कहते हैं, जिसे रेफ भी कहते हैं, तो यह अपने से आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है। जैसे आधा र और ये व है, यहाँ पर इसको व के ऊपर लगाते हैं। शब्द आप देखिए, पर्वत, प, र लगा यहाँ पर, लेकिन इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। हम इस पर्वत शब्द का वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं कि किस प्रकार रेफ वाला र लगा हुआ है। प, धन अ, धन र,
इसमें अ नहीं लगा हुआ है, आधा र है। धन व, धन अ, धन त, धन अ। अब यहाँ पे ये र जो है ये ऊपर इसके लगेगा व के, जैसे यहाँ पे पर्वत हो गया। इसी प्रकार सूर्य भी है। अब आते हैं हम दूसरे नियम पर। र से पूर्व कोई भी स्वर सहित व्यंजन हो, र जो है वो स्वर के साथ हो, आधा र ना हो, कहने का मतलब है। तो र उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है। इसे पदेन र भी कहते हैं, इसे पदेन र भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, म आधा म, पूरा म, आम्र आम्र। र बोलते समय हम पूरा, यहाँ पर आधा नहीं है इस र को, इसलिए इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम म्र इस प्रकार नीचे पदेन र लगाते हैं। इसी प्रकार आधा प, धन र, ये र पूरा है, आधा वर्ण नहीं है, प्र बन गया प्रेम। ऐसे भी अन्य शब्द बना सकते हैं। तीसरा नियम, ट ड से र का संयोग होने पर र उनके नीचे इस रूप में जुड़ता है। ट आधा ट है, धन र, और ये इस रूप में जुड़ता है। ये बिना पाई वाले वर्ण होते हैं। ट, ठ, ड, द। इस प्रकार बिना पाई वाले ट, ठ, ड इस प्रकार के वर्णों के नीचे यदि हमको स्वर सहित र लगाना होता है तो हम इस प्रकार लगाते हैं, चिन्ह इस प्रकार लगाते हैं। अब आते हैं हम चौथे नियम पर। लेकिन त और श, त और श के साथ र का रूप इस प्रकार लिखा जाता है। त धन र, त्र त्र। परंपरा से इसे त्र इस प्रकार से लिखते हैं, ये रूप मिला है इसे। जैसे मात्रा शब्द बना रहे हैं हम, त्रिशूल आदि। श तालव्य श है, श धन र, इसमें र मिला हुआ है पूरा। इसमें नियमानुसार श्र बनना चाहिए, श्र, ये र यहाँ लगना चाहिए नीचे, लेकिन परंपरागत रूप इसे श्र ही मान्य है, इस प्रकार लिखना मान्य है। जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्रीमुख इत्यादि। आज के लिए बस इतना।